मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 7 में आज हम पढ़ेंगे इतिहास। तो बच्चों, आज का सब्जेक्ट है इतिहास यानी हिस्ट्री, और आज हम देखने वाले हैं 11वां पाठ राष्ट्र रक्षक मराठे भाग 2, मराठास द प्रोटेक्टर्स ऑफ द नेशन पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, पार्ट 1 हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम दूसरा भाग देख रहे हैं, मराठास द प्रोटेक्टर्स ऑफ द नेशन पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCG मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का पाठ 11वां पाठ राष्ट्र रक्षक मराठे भाग 2 की बात करेंगे। बच्चों, पार्ट 1 में हमने अध्ययन किया था कि बाजीराव के बाद शाहू महाराज ने उसका बेटा बालाजी बाजीराव अर्थात नाना साहेब को पेशवाई के वस्त्र दिए। बच्चों, हमने पार्ट 1 में देखा था नादिर शाह के आक्रमण के बाद दिल्ली में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो बच्चों, पार्ट 1 में हमने इसे विस्तार से देखा हुआ है। थोड़ी सी चर्चा करते हुए हम पार्ट 2 पर आएंगे। फिर बच्चों, हमने बात की थी उत्तर में स्थिति की। हमने देखा था कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद दिल्ली में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और इस स्थिति में नाना साहब ने उत्तर में मराठी सत्ता को दृढ़ करने का प्रयास किया। इस बच्चों, हमने पार्ट 2 में देखा था, इस उत्तर की स्थिति की बात करें, अफगानों से संघर्ष तथा बच्चों हमने अटक पर मराठों का झंडा लहराया, दत्ता जी का पराक्रम, और बच्चों सदाशिव भाऊराव के बारे में तथा पानीपत का तीसरा युद्ध हमने विस्तार से देखा हुआ था। पार्ट 1 में बच्चों हमने पढ़ा हुआ है। अगर किसी विद्यार्थी ने इस पार्ट 1 को अभी तक नहीं पढ़ा है तो बच्चों वहाँ पढ़ लीजिए। इसके बाद पार्ट 2 पढ़ेंगे तो पूरा पाठ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ लेते हैं। तो पानीपत का तीसरा युद्ध बच्चों, इस युद्ध में विश्वास राव मारे गए, और यह समाचार सदाशिव भाईराव को प्राप्त होते हुए क्रोध में पागल होकर के शत्रु पर टूट पड़ा। बच्चों, इसे पार्ट 1 में हमने विस्तार में देखा हुआ कि किस तरीके से पार्ट 1 में बच्चों हमने देखा था कि किस तरह से ऐसी स्थिति के बाद मराठी सेना का मनोबल गिर गया था, और बच्चों उसी समय अब्दाली के आरक्षित और ताजा दम के सैनिकों ने मराठों पर आक्रमण किए थे। तो बच्चों, पार्ट 1 में इसे हमने विस्तार से देखा हुआ है। आइए उसी क्रम में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, मराठों का मत था कि विदेशी अब्दाली को यहाँ शासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बच्चों, तो पार्ट 2 में हम अध्ययन करना शुरू कर चुके हैं, और बच्चों पार्ट 2 में हम देखेंगे पेशवा माधवराव के बारे में, और बच्चों मराठी सत्ता के प्रभाव की पुनः स्थापना इस पार्ट 2 में हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो बच्चों, मराठों का ऐसा मत था कि विदेशी अब्दाली को यहाँ शासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखकर मराठों ने अब्दाली से युद्ध किया। तो बच्चों, हम सभी भारतीय हैं और अब्दाली विदेशी शत्रु है, इस प्रकार का पत्र लिखकर सदाशिवराव भाऊ ने उत्तर के सभी सत्ताधीशों को मराठों की व्यापक और सर्वसमावेशक भूमिका से अवगत कराया था, परंतु इस भूमिका को अनुकूल समर्थन उत्तर के सत्ताधीशों ने नहीं दिया, वे तटस्थ रहे। तो बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं किस तरह से सदाशिव भाऊ ने उत्तर के सभी सत्ताधीशों को मराठों की व्यापक और सर्वसमावेशक भूमिका से अवगत कराया था, लेकिन इसको अनुकूल समर्थन नहीं मिला। बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बच्चों हम अध्ययन करेंगे कि उसका परिणाम क्या हुआ। फलस्वरूप भारत की रक्षा का दायित्व अकेले मराठों पर आ गया। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत एक देश है और उसका शासक किसी भी धर्म का हो, फिर भी सभी को उसे समर्थन देना चाहिए। यह बोध इतिहास में सबसे पहले मराठों ने जगाया। तो चलिए बच्चों, विस्तार से आगे पढ़ेंगे, जानेंगे पेशवा माधवराव के बारे में।
तो बच्चों, नाना साहेब की मृत्यु के बाद उनका बेटा माधवराव पेशवा पद पर बैठा। माधवराव ने अपने शासनकाल में निजाम और हैदर अली का बंदोबस्त किया। उसने उत्तर में मराठों का प्रभुत्व स्थापित किया। इस बच्चों, आइए इसी क्रम में हम और आगे देखेंगे। इस बच्चों, पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी। यह देखकर निजाम ने मराठों के विरोध में फिर से गतिविधियां शुरू कर दी। तो बच्चों, आपने देखा कि पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी और यही सोचकर, यही देखकर निजाम ने मराठों के विरोध में फिर से गतिविधियां शुरू कर दी। और बच्चों, उसने मराठों के प्रदेश पर आक्रमण किए, परंतु माधवराव ने निजाम को पैठड़ के समीप, तो बच्चों देख सकते हैं, अगर पैठड़ की बात करें, यहाँ पर देखिए पैठड़ जो एरो के द्वारा बताया जा रहा है, ये सब आपको पॉइंटर की मदद से भी बता देते हैं। तो यहाँ देखिए पैठड़ लिखा हुआ है, यस। और बच्चों, यस पैठड़ के समीप राक्षस भुवन नामक स्थान पर पराजित किया। तो देखा बच्चों आपने, जब मराठों के प्रदेश पर आक्रमण किया तो माधवराव ने निजाम को पैठड़ के समीप राक्षस भुवन नामक स्थान पर पराजित किया। इस बच्चों, आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, हैदर अली मैसूर का सुल्तान था और बच्चों, पानीपत के युद्ध में हुई मराठों की हार देखकर उसने कर्नाटक में मराठों के प्रदेश पर हमले किए। इस बच्चों, हमने बात की पानीपत के युद्ध की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये सब पानीपत की बात करें तो पानीपत के युद्ध में हुई मराठों की हार को देखकर उसने, अर्थात हैदर अली, यस, जो कि मैसूर का सुल्तान था बच्चों, यस, उसने मराठों के प्रदेश पर हमले किए, परंतु मराठों ने उसे श्रीरंगपट्टनम के निकट मोती तालाब स्थान पर हुए युद्ध में पराजित किया। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, अगर हम बात करें, ये जो पानीपत की बात कर रहे थे, यहाँ पानीपत एरो के द्वारा आप देख सकते हैं। और बच्चों, श्रीरंगपट्टन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं एरो के द्वारा श्रीरंगपट्टन यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहीं पर अर्थात श्रीरंगपट्टन के निकट मोती तालाब स्थान पर युद्ध में जो है हरा दिया। तो आपने सुना किस तरह से पानीपत के युद्ध में हुई मराठों की हार देखकर उसने कर्नाटक में मराठों के प्रदेश पर हमले किए, परंतु मराठों ने श्रीरंगपट्टन के निकट मोती तालाब स्थान पर हुए युद्ध में उसे हरा दिया। तब हैदर अली ने मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर की ओर का प्रदेश देना स्वीकार कर लिया। और बच्चों, इसी क्रम में हम बात करें, ईस्वी सन 1772 में, इस आगे हम देखेंगे, ईस्वी सन 1772 में माधवराव पेशवा की मृत्यु हुई। और बच्चों, ईस्वी सन 1772 में माधवराव पेशवा की मृत्यु हुई। ध्यान रखिए बच्चों, ईस्वी सन 1772 में माधवराव पेशवा की मृत्यु हुई। आइए बच्चे, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं, अगर हम ये बताएं कि मराठों के इतिहास में माधवराव का उल्लेख निष्ठावान, परिश्रमी, संकल्पशील और लोकहित जागरूक शासक के रूप में किया जाता है। इस पराक्रमी पेशवा की मृत्यु से मराठा राज्य की बड़ी जान हुई। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं, पेशवा माधवराव ने किसानों के हितों की ओर विशेष ध्यान दिया। और बच्चों, कुएं खुदवाकर पुणे की जलापूर्ति में वृद्धि की। उसके कार्यकाल में नाना फडणवीस जैसा प्रशासक तथा राम शास्त्री प्रभुणे जैसे महान न्यायाधीश हुए। न्याय व्यवस्था में सुधार किए, जिससे प्रजा को न्याय मिले। तोपे और गोला बारूद बनाने के कारखाने खोले। सिक्के ढालने के लिए टकसाल का प्रबंध किया। तो चलिए बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे। पेशवा माधवराव के बाद नारायण राव और सवाई माधवराव गद्दी पर बैठे, परंतु ये दोनों पेशवा अल्पायु रहे। इस बच्चों, तो पेशवा माधवराव के बाद नारायण राव और सवाई माधवराव गद्दी पर बैठे, परंतु ये दोनों पेशवा अल्पायु रहे। इस अल्पायु मतलब बच्चों, इनकी उम्र अधिक वर्षों तक नहीं रही। आइए बच्चों, हम इसी क्रम में बात करेंगे सवाई माधवराव पेशवा का दरबार। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सवाई माधवराव पेशवा का दरबार आपको दिखाई दे रहा है। सवाई माधवराव पेशवा का दरबार।
आइए बच्चे इसी क्रम में और अध्ययन करेंगे। इस बच्चों ईस्वी सन 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई। तो बच्चों ईस्वी सन 1782 में जिस हैदर अली की मृत्यु हुई, और उसके अगर पहले की बच्चों बात करें, हमने ये देखा कि पेशवा माधवराव के पश्चात नारायण राव और सवाई माधवराव गद्दी पर बैठे, परंतु ये दोनों पेशवा अल्पायु रहे। और बच्चों यही क्रम में अगर हम ये देखें कि इसके अलावा उनके शासनकाल में पेशवाई को गृह कलश ने ग्रस लिया, और एक समय अटक के पार झंडा फहराने वाला रघुनाथ राव सत्ता की लालसा में अंग्रेजों की शरण में चला गया। परिणामतः मराठे और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। तो बच्चों उसी क्रम में हम देखेंगे ईस्वी सन 1782 की अगर बात करें तो ईस्वी सन 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई। और बच्चों उसके बाद उसका बेटा टीपू, उसके बाद उसका बेटा टीपू मैसूर का सुल्तान बना। वह निष्णात योद्धा होने के साथ साथ विद्वान और कवि भी था। अपने पराक्रम से उसने अपने राज्य का प्रभाव बढ़ाया। उसने फ्रांसीसियों से मित्रता स्थापित कर अंग्रेजों के प्रभाव को आघात पहुंचाना प्रारंभ किया। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं टीपू सुल्तान की, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों इस टीपू सुल्तान को। ईस्वी सन 1799 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए युद्ध में वह मारा गया। 1799 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए युद्ध में वह मारा गया। तो चलिए बच्चों हमें ध्यान रखना है 1799। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम देखेंगे मराठी सत्ता के प्रभाव की पुनः स्थापना, द मराठा सुप्रीमेसी राइजेज वंस अगेन। तो मराठी सत्ता के प्रभाव की पुनः स्थापना, इसकी हम बात करेंगे। मराठा ये सुप्रीमेसी की बात करेंगे, राइजेज वंस अगेन। पानीपत के युद्ध में हुई हार के कारण मराठों की उत्तर भारत में स्थापित प्रतिष्ठा पर जबरदस्त आघात हुआ। तो बच्चों में ध्यान रखना है, बात करें पानीपत के युद्ध में, जो पानीपत की हमने बात की, तो बच्चों पानीपत आप देख सकते हैं यहाँ पे है यस। तो पानीपत के युद्ध में हार के कारण मराठों की उत्तर भारत में स्थापित प्रतिष्ठा पर जबरदस्त आघात हुआ था। और बच्चों उत्तर में अपनी सत्ता को पुनः स्थापित करने के लिए माधवराव ने महादजी शिंदे, तुकोजी होलकर, रामचंद्र कांडे और विसाजी पंत वीनी वाले सरदारों को उत्तर की ओर भेजा। इस बच्चों तो आपने सुना कि किस तरीके से महादजी शिंदे, तुकोजी होलकर, रामचंद्र कांडे और विसाजी पंत वीनी वाले सरदारों को उत्तर भेजा। और बच्चों आगे क्या हुआ हम समझने का प्रयास करेंगे। मराठी सेना ने जाट, रुहेले और राजपूतों को पराजित किया। और बच्चों उसके बाद की स्थिति, मुगल शासक शाह आलम को अपने संरक्षण में दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। इस प्रकार उत्तर में फिर से मराठों की सत्ता स्थापित हुई। तो बच्चों अभी आपने सुना मुगल शासक शाह आलम को अपने संरक्षण में दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। इस प्रकार उत्तर में फिर से मराठों की सत्ता स्थापित हुई। तो बच्चों आपने सुना किस तरीके से मराठी सेना ने जाट, रुहेले और राजपूतों को पराजित किया तथा मुगल शासक शाह आलम को अपने संरक्षण में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इस प्रकार उत्तर में फिर से मराठों की सत्ता स्थापित हुई। तो चलिए बच्चों ये ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में बच्चों हम और आगे चलेंगे। पानीपत के युद्ध में मराठों को प्रचंड हानि उठानी पड़ी थी। अब्दाली की सेना को भी क्षति पहुंची थी। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं पानीपत के युद्ध की। तो पानीपत के युद्ध में मराठों को प्रचंड हानि उठानी पड़ी थी, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। और अब्दाली की सेना को भी क्षति हुई थी। तो बच्चों हमने देखा था कि पानीपत के इस तीसरे युद्ध की बात कर रहे हैं जिसमें कुल लगभग 1.5 लाख से भी अधिक लोग मारे गए थे। तो एक बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे। और यूं कहें कि इस युद्ध में महाराष्ट्र की एक संपूर्ण युवा पीढ़ी समाप्त हो गई थी और कई पराक्रमी सरदारों ने वीर गति पाई थी। तो अब्दाली की सेना को भी क्षति पहुंची थी। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त होने के बावजूद अब्दाली को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ नहीं हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान देने वाले बच्चों कि पानीपत
कि तीसरे युद्ध में अब्दाली को मराठों पर जरूर विजय प्राप्त हो गई थी, लेकिन बहुत बड़ा आर्थिक लाभ नहीं हुआ था। अथवा उसके जो उत्तराधिकारियों ने भारत पर फिर से आक्रमण करने का साहस नहीं किया, और यही कारण था कि उसने अथवा उसके उत्तराधिकारियों ने भारत पर फिर से आक्रमण करने का साहस नहीं किया। यह हमें ध्यान रखना है। मराठों के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए उसने अपने दूत को भी पुणे भेजा था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों, जब आपने देखा कि न तो अब्दाली या न तो उसके उत्तराधिकारियों ने भारत पर फिर से आक्रमण करने का साहस नहीं किया था, इसके उल्टे उसके ध्यान में आ गया था कि उत्तर में निर्माण होने वाली अराजकता पर अंकुश रखने की सामर्थ्य मराठों में ही है। अतः उसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मुगल पातशाही का संरक्षण मराठे ही करें, और बच्चों यही देखते हुए मराठों के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए उसने अपने दूत को पुणे भेजा था। तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, पानीपत में हुई इतनी बड़ी पराजय को परचाकर उत्तर की राजनीति में फिर से स्वयं को स्थापित करने में मराठे सफल रहे, यह उल्लेखनीय तथ्य है। तो बच्चों ध्यान रखना है, इसकी बात हो रही कि पानीपत में भले ही मराठों की पराजय हुई थी, लेकिन इस पराजय को पचाकर उत्तर की राजनीति में फिर से स्वयं को स्थापित करने में मराठे सफल रहे, और यह उल्लेखनीय तथ्य है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, इस बच्चों इसे ध्यान रखना है। इस बच्चों इसी क्रम में हम देखेंगे, तो इसी क्रम में हम देखेंगे बच्चों, इसमें मल्हार राव होलकर, इस बच्चों हम बात कर रहे हैं मल्हार राव होलकर की। तो स्क्रीन पर ये मल्हार राव होलकर, अहिल्याबाई होलकर और महादजी शिंदे, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं महादजी शिंदे। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो ये बच्चों ध्यान रखना है कि इसमें मल्हार राव होलकर, अहिल्याबाई होलकर और महादजी शिंदे का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो बच्चों ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों, तो बच्चों अभी हमने अध्ययन किया पार्ट 2 में। इस बच्चों पार्ट 2 में हमने पेशवा माधवराव के बारे में इस बच्चों विस्तार से हमने देखा, और मराठी सत्ता के प्रभाव की पुनः स्थापना हमने विस्तार से देखा है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर पेशवा घराने की वंशावली की बात करें, तो देख सकते हैं द फैमिली ट्री ऑफ द पेशवास। तो यहाँ पर देखिए बालाजी विश्वनाथ, फिर यहाँ देखिए बाजीराव प्रथम, और यहाँ पर देखिए बच्चों चीमाजी अप्पा, और यहाँ देखिए उसके बाद सदाशिव भावराव। यहाँ पर देखिए बाजीराव प्रथम, इनकी जो श्रृंखला है बच्चों, देखिए बालाजी यस उर्फ नाना साहेब, फिर रामचंद्र, रघुनाथ राव और जनार्दन। बालाजी उर्फ नाना साहब की अगर सीरीज की बात करें श्रृंखला, तो आप देख सकते हैं विश्वास राव, फिर माधवराव पेशवा, यशवंत राव, नारायण राव पेशवा, और इनकी श्रृंखला की बात करें तो सवाई माधवराव पेशवा। और बच्चों यहाँ पर रघुनाथ राव की बात करें तो रघुनाथ राव, फिर बाजीराव द्वितीय यहाँ देख सकते हैं, इसके बाद नाना साहेब जो कि दत्तक के रूप में, और यहाँ पर जनार्दन। तो इस तरह से बच्चों पेशवा घराने की जो वंशावली है, यस द फैमिली ट्री ऑफ द पेशवा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों पार्ट 2 हमने अध्ययन कर लिया है। तो बच्चों इस पाठ का 2 भाग यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 बच्चों हम आपको फिर से याद दिलाएं। पार्ट 1 में जहां हमने देखा था राष्ट्र रक्षक मराठे, पार्ट 1 में उत्तर की स्थिति, अफगानों से संघर्ष, और बच्चों अटक पर मराठों का झंडा लहराया, दत्ता जी के पराक्रम की बात की थी, सदाशिवराव भाऊ के बारे में तथा पानीपत के युद्ध के बारे में हमने पार्ट 1 में बातें किया था, विस्तार से देखा था। तथा पार्ट 2 में बच्चों आज हमने पानीपत की तीसरी लड़ाई के संदर्भ में थोड़ा देखा। इसके बाद पेशवा माधवराव और मराठी सत्ता के प्रभाव की पुनः स्थापना पार्ट 2 में हमने विस्तार से देख लिया है। तो इस तरीके से बच्चों इस पाठ को हमने 2 भागों में पूरा किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया है। तो चलिए बच्चों आज हम इसके बारे में अभ्यास कर लेते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन आएगा, तो आपको कथन देखना है कि ये कथन सत्य है अथवा असत्य है, और यदि कथन असत्य हो
तो इसे सत्य करके लिखना है। तो पहला कथन है बच्चों, पेशवा माधवराव के बाद नारायण राव और सवाई माधवराव गद्दी पर बैठे, परंतु ये दोनों पेशवा अल्पायु रहे। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों, पेशवा माधवराव के बाद नारायण राव और सवाई माधवराव गद्दी पर बैठे, परंतु ये दोनों पेशवा अल्पायु रहे। इस अल्पायु का मतलब, अल्प का मतलब थोड़ा और आयु का मतलब किस, तो हमने इसकी चर्चा भी की थी। तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। चलिए बच्चों, आपने उत्तर दे दिया होगा तो अपना उत्तर यहाँ पर टैली कीजिए। इस बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है, यानी पेशवा माधवराव के बाद नारायण राव और सवाई माधवराव गद्दी पर बैठे, परंतु ये दोनों पेशवा अल्पायु रहे, अर्थात ये बच्चों अधिक समय तक नहीं रहे। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। दूसरा कथन देखते हैं, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। माधवराव ने निजाम को पैठड़ के समीप राक्षस भुवन नामक स्थान पर पराजित किया। तो बच्चों याद कीजिए, क्या यह कथन सत्य है? माधवराव ने निजाम को पैठड़ के समीप राक्षस भुवन नामक स्थान पर पराजित किया। तो बच्चों याद कीजिए, यहाँ बात हो रही है किसकी? माधवराव ने किसको बच्चों? निजाम को कहाँ पर? इस बच्चों पैठड़ के समीप राक्षस भुवन, इस स्थान पर पराजित किया था। आपको याद आ रहा होगा। तो क्या यह कथन सत्य है? तो तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे भी दिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। जिस बच्चों ये कथन सत्य है, यानी बच्चों माधवराव ने निजाम को पैठड़ के समीप राक्षस भुवन नामक स्थान पर पराजित किया था। तो बच्चों हमने आपको मानचित्र में बताया था, एरो के द्वारा दिखाया था, आपको याद भी आ रहा होगा कि किस तरह से माधवराव ने निजाम को पैठड़ के पास राक्षस भुवन नामक स्थान पर पराजित कर दिया था, हरा दिया था। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। अगला कथन देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखिए। अगला कथन है, ध्यान से देखिए बच्चों, पानीपत में हुई इतनी बड़ी पराजय को पचाकर उत्तर की राजनीति में फिर से स्वयं को स्थापित करने में मराठे सफल रहे, यह उल्लेखनीय तथ्य है। याद कीजिए बच्चों, क्या कथन सत्य है? इसकी चर्चा हमने की थी, ये सबने कहा भी था कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो मुझे लगता है आपको याद आ रहा होगा। ध्यान से सुनिए एक बार फिर से। पानीपत में हुई इतनी बड़ी पराजय को पचाकर उत्तर की राजनीति में फिर से स्वयं को स्थापित करने में मराठे सफल रहे, यह उल्लेखनीय तथ्य है। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, याद कीजिए। तो हम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा कि पानीपत में किस तरह से इस बच्चों मराठों की बड़ी पराजय हुई थी। तो पानीपत में हुई इतनी बड़ी पराजय को बचाकर उत्तर की राजनीति में फिर से स्वयं को स्थापित करने में मराठे सफल रहे, यह उल्लेखनीय तथ्य है। तो क्या यह कथन सत्य है? तो तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे भी दिया होगा। तो बच्चों आपको उत्तर याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली करिए। तो यस बच्चों, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। यानी बच्चों पानीपत में हुई इतनी बड़ी पराजय को पचाकर उत्तर की राजनीति में फिर से स्वयं को स्थापित करने में मराठे सफल रहे, यह उल्लेखनीय तथ्य है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों एक कथन और देखेंगे, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। तो बच्चों अगला कथन है, ईस्वी सन 1982 में हैदर अली की मृत्यु हुई। तो याद कीजिए बच्चों, दिया है ईस्वी सन 1982 में हैदर अली की मृत्यु हुई। तो क्या यह कथन सत्य है? याद कीजिए, यहां बात हो रही है ईस्वी सन 1982 में हैदर अली की मृत्यु हुई। तो क्या यह कथन सत्य है? तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा।
क्या ईस्वी सन 1982 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी? ये कथन सत्य है या असत्य? तो तमाम विद्यार्थियों ने सोच लिया होगा और मुझे लगता है कि आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। शाबाश। तो चलिए अपना उत्तर मिलाइए। ये कथन असत्य है। तो बच्चों सोचिए इसमें असत्य क्या है। ऊपर क्या कहा गया है बच्चों? ऊपर कहा गया है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो बच्चों ये कथन क्या है? ये कथन तो असत्य है। तो अगर असत्य कथन है तो उसको सत्य करके लिखना है। यानी बच्चों इसमें असत्य क्या है, इसको हमको सुधारना है और इस कथन को सुधार कर फिर से लिख देना है। तो अब याद कीजिए बच्चों, ईस्वी सन 1982 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। इसमें दो ही चीज़ें हैं। यस, तो क्या 1982 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी? आपको याद आ रहा होगा, तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। यस, 1982 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। तो ये कथन तो असत्य है। तो फिर याद कीजिए किस सन में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी यस पढ़ते समय। तो तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर मिलाइए। तो बच्चों सही उत्तर है 1782। इस बच्चों यहाँ जो उत्तर दिया गया है, जो कथन में दिया गया है, यहाँ पर 200 साल देख सकते हैं। यहाँ 1982 है लिखा गया। कथन में क्या कहा गया? ईस्वी सन 1982 में हैदर अली की मृत्यु हुई। बच्चों 1982, और जबकि हुई कब थी? 1782 में। यानी बच्चों यहाँ पर जो कथन था वो असत्य करके बताया गया था और आपसे सत्य करने को कहा गया था। तो आपको याद रहना चाहिए, अगर ऐसे कथन असत्य कथन दिया जाता है तो उसको किस तरह से परीक्षा में सत्य करके लिखना होता है। तो इस तरह से असत्य कथन था, उसको आपको सत्य करना है। ईस्वी सन 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई। इस तरह से असत्य कथन को सत्य करके लिखना है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया है। तो चलिए बच्चों, आज का दूसरा भाग, यानी बच्चों हमने बात की इस पाठ अर्थात राष्ट्र रक्षक मराठे का दूसरा भाग आपने अच्छी तरह समझ लिया है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं इस पाठ को आपने समझ लिया है पूरा। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खूब परिश्रम से, खूब मेहनत से पढ़िए। ओके बच्चों? बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।